basically the proper name of this chapter is rigid body dynamics. So the first thing that we should understand is what is a rigid body. So basically the rigid body is a system of particles. Necessarily it is a system of particles. But what kind of system of particle it is? So let us say this is a hypothetical system of particles and it has got many particles. I am taking the example of few particles. I will call it 1, 2, 3, and now they are moving. This body is moving in a certain path. Let us say this is the path. Okay. What I want the distance or the separation between each pair of the article to be constant. मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 1 और 2 के बीच का सेपरेशन है, ये जो 2 और 3 के बीच का सेपरेशन है, ये 1 और 3 के बीच का जो सेपरेशन है, यानी कि हर एक सेपरेशन कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ वो बदले नहीं. जब पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो ये सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट आई वांट relative position of each particle with respect to any other particle should be fixed during the motion. Am I understood? कि rigid body कहने से मेरा क्या मतलब है? Okay. That is one way to look at it. There is one more way जिससे कि हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं. So let us say this is particle 1 and this is particle 2. Let us say during the motion one has got a velocity v1 in this direction and 2 has got a velocity v2 in this direction. Okay. Also I want to say about angle. This angle is theta 1 and this angle is theta 2. Now the velocity v1 will have two components, one perpendicular to the line joining 1 and 2 and another will be the parallel along that line. तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी v1 है उसका एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन के अलोंग, 1 और 2 को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, वी विल कॉल इट v1 cos थीटा 1. सिमिलरली v2 का भी एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस 1 and 2, वी विल कॉल इट v2 cos थीटा 2. Now what I want relative position of each particle with respect to any other particle should be fixed during the motion. तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए. ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब v1 cos थीटा 1 जो है मेरा वो v2 cos थीटा 2 के बराबर हो. यानी कि there should be no velocity of approach. करेक्ट ना? There should be no velocity of approach. कहने का मतलब है कि 1 जितने स्पीड से 2 के तरफ आगे बढ़ रहा है 2 उतने ही स्पीड से 1 से दूर जाता जा रहा है. So that the separation between 1 and 2 will never get changed and that should be applicable for any pair of particles. कोई भी पेयर आप उठा लीजिए उसके बीच में वेलोसिटी का ये रिलेशन मुझे मिलना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम लोग अपने बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे. Now the question is where I'll find such a rigid body? The answer is nowhere. The perfect rigid body does not exist. अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर में उसके मोशन के लिए, वो चीज़ डिफॉर्म हो सकता है, वो इलोंगेट हो सकता है, वो बेंड हो सकता है, वो कंप्रेस हो सकता है. यानी कि दो पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो सकता है. तो अब सवाल आता है कि फिर हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? तो अब ये बात होती है रेंज की. जैसे अगर मैं एक रेंज में फोर्स लगाऊं, एक छोटा सा फोर्स लगाऊं, तो उसमें जो इलोंगेशन या बेंडिंग या कंप्रेशन ऐसा कुछ होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा. ठीक है ना?
उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल है वो कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ। इज दैट ओके? तो कहने का मतलब है कि ये बात जो हो रही है वो रेंज की हो रही है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा के लिए किसी भी रेंज ऑफ फोर्स के लिए ऑलवेज रिजिड बॉडी नहीं होता है। हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ फोर्स इट कैन एक्ट एज अ रिजिड बॉडी। नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट सी फ्रेम। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ओके, सी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इट इज समहाउ अ स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि सपोज कीजिए देयर आर मेनी पार्टिकल्स 1 2 3, दिस हैज अ वेलोसिटी v1, particle 1, this has a velocity v2, this is particle 2, this has a velocity v3, and this is particle 3. Masses are m1, m2, m3, and to conceptualize the position of center of mass, I will say this is my center of mass, and this has a velocity of vc, this is point C, and it has got the total mass m, which is equal to m1 plus m2 plus m3. Is that okay? There is not any particle, this is the center of mass, which consists of all the mass of the system, and it has a velocity vc. I hope I am clear. Now I can say velocity of one with respect to center of mass can be written as v1 minus vc. Let us ask, who is saying that the velocity of particle 1 is v1? Who is saying that? Who is the observer here? Ground observer. So basically there is nothing like ground observer, we just name it. So it is any inertial observer who is saying that the velocity of particle 1 is v1, similarly v2 and v3. Now if I am writing velocity of 1 with respect to center of mass, then what I am trying to say, there is an observer who is sitting at the center of mass, and who will say that the center of mass is at rest, and v1 is or the particle 1 is moving with this particular velocity. Is that okay? The total kinetic energy of the system, then it will be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus so on. Isn't that? But this kinetic energy will be with respect to the ground observer, because here you are using v1 v2 and so on, right? Now here you are using v1 v2 and so on, and v1 v2 are with respect to the ground observer. So this k is the kinetic energy of the system with respect to the ground observer. Now let us calculate the kinetic energy with respect to the center of mass. So we will say from C frame, if I am looking at the object from C frame, then what is the kinetic energy? So I will say Kc, that will be equal to half m mod of v1 minus vc whole square plus half m v2 minus vc whole square plus so on. Is that okay? So basic idea is, I just want to say that Kc is equal to this K minus P square, or rather this way, P square by 2. The kinetic energy of a system is minimum from C frame. Is that okay? And from any other frame, the kinetic energy is equal to kinetic energy from C frame plus P square by
twice of the total mass of the system. Is that okay? First, let us try to differentiate between translational motion and rotational motion. So when we say translational motion, what exactly we mean? Let us say this is a rigid body, okay, and let us say this is translating on this path. Okay, so it is translating like this. So when we say it is translating, we mean simply this. Let us say this is point A, and finally this object would look something like this. I have not made it exactly similar, but as well. Okay, imagine both are the same thing. Okay, although they appear or not, that does not matter. ठीक है, तो मानिए कि ये पॉइंट ए अभी यहाँ पे था और फाइनली ये पॉइंट ए जो है वो यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे था और बी प्राइम यहाँ आ गया, ये ए प्राइम, ये सी यहाँ पे था और ये सी प्राइम यहाँ पे आ गया, या सी की नाम बदलिए, इसको पी कहिए, इसको पी प्राइम। तो कहने का मतलब ये t इक्वल टू T1 पे पार्ट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इक्वल टू T2 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। Is that fine? And we will say that this object is doing the translatory motion if the linear distances traveled by each particle is same. I just want to say A prime is equal to BB prime is equal to let us say PB prime is equal to PP prime. Is that fine? कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ईच पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल में, वो सेम होना चाहिए। इज दैट ओके? समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सी यहाँ पे है तो उसने भी सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इज दैट ओके? यानी कि दैट इज आल्सो इक्वल टू सी सी प्राइम। इज दैट फाइन? सो इफ आई वांट टू राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, let us say any ith particle is equal to displacement of center of mass, and not just that, velocity of any particle, any ith particle is equal to velocity of center of mass, and also acceleration of any particle is equal to acceleration of center of mass. So this is the necessary condition required for the translatory motion. I hope that is clear. Now let us talk about rotatory motion. So I am just saying that this is an object, okay, currently it is at this position, and after time t it is in this position. Is that fine? Now let us say I am just talking about this particle. It has traveled that much linear distance, it has traveled that much linear distance, and this has traveled that much linear distance. So the linear distance traveled by each particle is different. Is that fine? In this case, the linear distance AA prime is not equal to the linear distance BB prime, and that is not equal to the linear distance CC prime. Is that fine? But what is same? This theta is same. The angular displacement by each particle is same. Isn't that?
हाँ जी. So I just want to say angular displacement by each particle is same. Is that fine? So I just want to say theta 1 is equal to theta 2 is equal to so on, that is equal to theta, and not just that, omega 1 is equal to omega 2 so on omega n, and not just that, alpha 1 is equal to alpha 2 and so on alpha n. यानी कि किसी भी मोमेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की वो सेम होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा किसी भी पार्टिकल का वो सेम होगा. सो दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन. Okay, now there is one more point that is very much important, and that is axis of rotation. Because हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी किसी एक्सिस के अबाउट ही मेजर कर सकते हैं. सो व्हाट इज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन. We will abbreviate as AOR. Now what it is? So what do we find here? Each and every particle is performing a circular motion. Isn't that? Each and every particle is performing a circular motion. Is that fine? AA prime is a circular arc, BB prime is also a circular arc, and CC prime is also a circular arc. Right? Now, each circular arc will have its own center. हर एक circular arc का अपना एक center होगा. Just find that center. Where is that center? This O is the center. Isn't that? Now, it is lying in just a plane. That's why every center has coincided at a single point. Since हमारा जो system है वो मतलब 2 dimensional है, एक laminar है, इसीलिए हर एक सर्कुलर आर्क का सेंटर जो है वो एक पॉइंट पे कंसाइड कर रहा है. बट लेट अस से अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो 3 डायमेंशनल होता, 2 डायमेंशनल नहीं होता, मतलब इसी को थोड़ा थिकनेस दे दीजिए, तो अब क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक पॉइंट नहीं होगा. जितना भी सेंटर है हमारा, जितने भी सर्कुलर आर्क का सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे कंसाइड नहीं करेगा, रादर वो क्या होगा, एक लाइन के ऊपर में कंसाइड करेगा. गेटिंग माय पॉइंट ना? जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा थिकनेस दे दें, तो ये जो लाइन होगा जो कि इसके इस पॉइंट से ओ पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो लाइन होगा इस लाइन पे सारे सर्कुलर आर्क्स के सेंटर लाई करेंगे. इजंट दैट? और वही जो लाइन होगा जिसपे कि सारे पार्टिकल्स के सेंटर लाई करते हैं वो लाइन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है. तो अगर हमारा बॉडी 2 डायमेंशन में होगा तो वो लाइन नहीं होगा, बेसिकली वो एक पॉइंट होगा. लेकिन वही अगर हमारा बॉडी 3 डायमेंशनल हो जाएगा तो वो फिर पॉइंट नहीं हो करके एक लाइन पे लाई करेगा, और वही लाइन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है. नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग if we are talking about the rotation part, because if we do not mention that what is my axis of rotation, then the whole idea is irrelevant. ठीक है ना? मतलब फिर हम लोग सही डिस्क्रिप्शन कर ही नहीं सकते हैं. So basically what is rotation? Rotation is a combined circular motion of infinitely many particles. है ना? जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 पार्टिकल का एग्जाम्पल लिया ABC, ये तीनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन. So what we are trying to say, what is rotational motion? So rotational motion is a combined circular motion of infinitely many particles having same instantaneous angular velocity and having same instantaneous angular acceleration in such a way that their centers either coincide at a same point or they lie on a same line known as axis of rotation. Am I clear on that? Okay, see, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में जस्ट एनालॉजी का फर्क है, मतलब जस्ट टर्म्स चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस मेक अ चार्ट एट द वेरी बिगिनिंग. सो इट इज ट्रांसलेशन एंड इट इज रोटेशन.
सो ट्रांसलेशन में जिस चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, लेट अस कॉल इट एस, इसको यहाँ पे हम लोग एंगुलर या डीएस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट डीएस कहते हैं, इसको यहाँ पे डी थीटा कहते हैं, डीएस या डेल्टा एस, इसको डी थीटा या डेल्टा थीटा कहते हैं। इज दैट ओके? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है या यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इज दैट फाइन? यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। दोनों में रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन a होता है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, वह a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। इज दैट फाइन? यहाँ पे अगर हमारा a कांस्टेंट रहता है तो तीन फॉर्मूला होता है। क्या सब होता है? एक तो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस s। और यहाँ पे इफ a के जगह पे अल्फा इज कांस्टेंट, तो भी हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं। क्या सब? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू initial angular velocity squared plus twice angular acceleration into angular displacement. Is that okay? Now हमारा जो रिलेशन है v का वो क्या होता है? dx by dt या ds by dt कहा जाना चाहिए, dr by dt। यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है? dv बाई dt या dv बाई dx। यहाँ पे हमारे पास क्या है? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इज दैट ओके? इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और उसके लिए हम लोग देखें जरा, जो हमारे पास फोर्स है वो यहाँ पे टॉर्क बन जाता है, और जो हमारे पास इधर मास होता है वो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बन जाता है। इज दैट ओके? जो हमारा काम फोर्स करता है ट्रांसलेशन में, वो काम टॉर्क करता है रोटेशन में। जो हमारा काम मास करता है ट्रांसलेशन में, वो काम हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करता है रोटेशन में। इज दैट ओके? अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं P दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, वेयर m को हमने चेंज किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, v को चेंज किया ओमेगा से। इज दैट फाइन? इसके बाद हम लोग बोलते हैं लीनियर इम्पल्स j इज इक्वल टू डेल्टा p विच इज इक्वल टू f dt का इंटीग्रल। ये हो गया आपका लीनियर इम्पल्स। अच्छा, एंगुलर इम्पल्स के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बना हुआ है। लेट अस सिंपली कॉल इट डेल्टा l विच इज नोन एज angular impulse, and that will be equal to integral tau dt. Is that fine? इसके बाद हमारे पास जो लॉ आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, F इक्वल टू ma, जहाँ पे हमारे पास वही लॉ क्या बन जाएगा? टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। इज दैट ओके? हाँ जी, समझ रहे हैं?
इसके बाद हमारे पास वर्क डन आता है डेल्टा डब्ल्यू, विच इज गिवन एज एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे हम लोगों के पास लॉ आएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डॉट डी थीटा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इधर आता है हाफ एम वी स्क्वायर, इधर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? हाँ जी। तो देखिए बेसिक आइडिया यही है कि हम लोग यही चीज करने वाले हैं। ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से एनालॉजी को देखें तो क्लियर कट हमें समझ में आता है कि हर एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन के नाम पे ऑलरेडी हमें ये सारी बातें पता होती हैं, है ना। ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमें उन चीज़ों का जो एंगुलर या रोटेशनल काउंटर पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है और बस हो गया। यानी कि रोटेशन के लिए आपको कुछ नया चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले किया था उसी को एक नए सिचुएशन में नए तरीके से लगाने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट अस से दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस with angular speed omega. Is that fine? Fine, na? Now, let us say, what about this particle? This is rotating in this circular path. This is rotating in this circular path. Okay. So, if I am asking what is its velocity, let us say it is r1. So, you will say, sir, its velocity will be omega times r1. Let us say its mass was m1. Similarly, I am saying this has a mass m2. What is its velocity? Let us say the distance from the center is r2. So you will say its velocity will be omega r2. Do you agree? हाँ जी. So what is r1 and r2? It is the perpendicular distance from the axis of rotation. This will be the axis of rotation, right? This will be the axis of rotation. So r1 and r2 are the perpendicular distance from the axis of rotation. So if I want to write the total kinetic energy of this system, you will say, sir, it is equal to half m1 into v1 square plus half m2 into v2 square plus so on. So I will say it is half m1, okay, and v1 is omega times r1 square plus half m2, okay, omega times r2 square plus so on. By default, by the definition of rotational motion, the omega is same for each and every particle. So I am taking omega as common, half omega as common, and I am getting a term something like m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on. Isn't that? Now I have two ways. Either I let it live like this, or I give it give it a certain name, right ना? या तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूं या फिर मैं इसको कोई नाम दे दूं। तो बेटर क्या है कि ये जो टर्म आ रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसको मैं I का नाम देता हूँ एंड इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट ओके? Moment of inertia, and from here I can say that kinetic energy is equal to half I omega square, and by comparing this with the translational kinetic energy half mv square, we see that omega is the counterpart of v, therefore necessarily I should be the counterpart of m. Is that fine? What do we see? I is equal to sigma mi ri square for discrete system, where ri is the perpendicular distance of the ith particle from axis of rotation. Now I will be equal to integral r square dm, and that is for continuous system. Is that fine? Now mass
during translational motion. So what exactly is mass? Mass is measurement of inertia. And what is inertia? Inertia is the measurement of resistance, okay na, against the change in the state of uniform motion. अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसके पास, तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को प्रिजर्व करके रखना चाहता है, बचा करके रखना चाहता है, लेकिन तो कहने का मतलब है कि उस वेलोसिटी को प्रिजर्व करने वाला जो क्वांटिटी होता है, जो प्रॉपर्टी है, वही तो इनर्शिया है, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मास है। Isn't that? ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे ही पढ़ चुके हैं। So what is mass basically? So mass is the property which actually preserves the velocity, the constant velocity. इसी का काउंटर पार्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोटेशनल इनर्शिया है। कहने का मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई चीज एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, अगर कोई चीज एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो हमेशा वैसे ही मूव करता रहना चाहेगा। इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया। और उसी का जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसके लिए जो हम लोग क्वांटिटी असाइन करेंगे, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। सो हियर the rotational inertia just not depends upon m only. ये सिर्फ m पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है m के अलावा r पे भी, where r is what? The perpendicular distance from the center of mass. The perpendicular distance from the axis of rotation. Are you getting my point? Torque is nothing but moment of force. Moment of force. Okay, what does that mean? Moment of any vector is r cross that vector. So for example, if I am saying torque is moment of force, then I simply mean torque is equal to r cross f. This mathematical line can be said as moment of force. Is that okay? Now, what is torque? So torque is the external effort which is required to change the rotational inertia, which is required to bring anything out of rotational inertia or to change the angular velocity. ठीक है? जैसे what is force? So force is the external effort required to change the linear velocity, right now, or to produce acceleration or to change the linear momentum. Similarly, what is torque? Torque is the effort required to change the angular velocity or to change the angular momentum or to produce the angular acceleration. Is that fine? Now, how will we calculate the torque first of all? So let us say this is point O, this is point P, and here I am applying a force F. Okay. Now, to calculate torque, we should be very clear about the point O. What is point O? Point O is the point about which I am going to calculate the torque. We must be very sure that about which point I am going to calculate the torque. Otherwise, it has no meaning. So, what I am saying, I am going to calculate the torque about point O. So, let us draw a position vector R for the point P. जिस पॉइंट पे फोर्स F लग रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अबाउट पॉइंट O हमने पता किया, दैट इज R. नाउ टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F. सो टॉर्क इज नथिंग बट RF साइन थीटा. डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं, और ऐसे भी टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो जनरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है. हालांकि इस केस में अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो क्रॉस डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड गोइंग इनटू इट. तो क्रॉस डायरेक्शन जो होता है हमारा वो होता है क्लॉकवाइज टॉर्क का, और डॉट डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का. इज दैट ओके? तो
ऐसे ही हम लोग अगर अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ क्रॉस. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस. तो हम लोग बोलेंगे एक काम कीजिए, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कीजिए, मतलब फोर्स जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है उसको आगे प्रोसीड करिए. तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है. अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर डालिए. पॉइंट O से हमने फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है. लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, देयरफॉर दिस एंगल इज आल्सो थीटा. दिस लेंथ इज r, so this length, let us call it m. OM length is going to be r sin theta. Do you agree? So the torque which is r into f sin theta, so let's bring sin theta together, r sin theta into f. So from here I can say that my torque thing is equal to force into r perpendicular, where r perpendicular is the perpendicular distance of the line of force from the point O about which I just want to calculate my torque. Is that fine?